मुनेरा जगत खत्म हो गया था। फ्लैजिला। कितने तरह का फ्लैजिला होता है बताइए। अभी एक दो दिन बाद और पढ़ोगे तो पाँच छः को कर देंगे। बैक्टीरिया में कैसा सेल होता है? यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। कुछ नहीं लिखाएंगे, 75 बार लिखा चुके हैं, आप कहाँ थे? अब इनको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर बताया जाए। ये कम से कम हर क्लास में इस शब्द आता है, हर क्लास में ही हम बताए हैं। ये पहला दिन जिस दिन क्लास पढ़ाया था ना, कम से कम 25-30 क्लास तो हो ही गया होगा बायोलॉजी का। पहला दिन से लेकर के 30 बार लगातार बताए हैं, तब आप नहीं समझे तो लिखवा देने समझ जाइएगा। हम्म। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर। किस किंगडम में आता है बैक्टीरिया? मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होगा? स्वपोषी की परपोषी? हम्म। और सल्फर बैक्टीरिया में? हाँ, तो गर्म झरना में रहेगा तो स्वयं ना हुआ। हाँ। स्वपोषी ही है। ठीक है, उसको रसायन स्वपोषी कहा जाता है। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफ। परपोषी में कौन सा परजीवी? कौन सा बैक्टीरिया किसी भी विषम परिवेश में रह सकता है? उसका नाम क्या? आर्कियो बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया? आर्कियो बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? आधुनिक संश्लेषित जीवाणु किसको कहते हैं? यू बैक्टीरिया। क्या होगा? यू बैक्टीरिया। आर्कियो बैक्टीरिया पुराने जीवाणु, यू बैक्टीरिया नए जीवाणु या ट्रू जीवाणु। बैक्टीरिया अगर गोलाकार है तो उसका नाम क्या होगा? राउंड से। रॉड शेप होगा तो? बैसिलस। कॉमा शेप होगा तो? इम्ब्रियो। विब्रियो ना जी। हाँ। स्प्रिंग शेप है तो? एस्पाइरिलम। और चेन में है तो? एस्ट्रिप्टो। तो आप आए नहीं थे तो आपको पता कैसे चल गया? हेडिंग बनाइएगा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। हो गया। रूटीन गया है क्या आप लोगों के पास? तो उसमें पहला क्लास किसका था? इसीलिए ले रहे हैं पहला क्लास।
क्या था? प्रोटिस्टा। इसमें लिखिएगा ये एक कोशिकीय एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये परपोषी होते हैं। इनमें कुछ जलीय एवं कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। कुछ जलीय और कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन द्विखंडन या बहुखंडन विधि द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। इनका प्रचलन अंग कूटपाद तथा सिलिया होता है। प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। हम्म। किसको? स्यूडोपोडिया प्रोटिस्टा जगत को पांच जगत वर्गीकरण का कूड़ादान, डस्टबिन कहा जाता है। यह जगत अर्नेस्ट हैकल
ने दिया था। लिख लिए? हो गया। तो इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में कैसे जीव आएंगे? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है। यानी इनमें न्यूक्लियस होगा और एक कोशिका। ये किंगडम पूछा जाता है कि किस किंगडम से तोड़ के बनाया गया, तो एनिमल किंगडम को ही तोड़ के बनाया गया है। एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है, उसमें से पहला जो फाइलम था वो था प्रोटोजोआ फाइलम। तो प्रोटोजोआ फाइलम को ही तोड़ के क्या बना दिया गया? प्रोटिस्टा। क्यों बना दिया गया? क्योंकि एनिमल किंगडम में जो यह प्रोटोजोआ फाइलम था ना, इस प्रोटोजोआ फाइलम में जो भी जीव रखे थे वो सारे जीव होते थे यूनिसेलुलर, माने एक कोशिका के बने हुए, और इनमें न्यूक्लियस होता था, इसलिए ये यूकैरियोटिक होते थे। समझ में आया? तो प्रोटोजोआ वाले जीव कैसे होते थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। लेकिन इस फाइलम को छोड़ करके एनिमल किंगडम में बाकी जो भी फाइलम है, चाहे सिलोन्ट्रेटा, टार्नीडेरिया, प्लेटीहेलामेंथिस, स्केलेहेलामेंथिस, उसमें जो भी जीव आते थे वो होते थे मल्टी सेलुलर। क्या होते थे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। समझ में आया? तो इकलौता इसके चलते एनिमल किंगडम डिस्टर्ब हो रहा था। एक केवल फाइलम आ रहा था जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, बाकी 12 फाइलम कैसा आ रहा था? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। इसीलिए प्रोटोजोआ को हटा दिया गया और इसे एक नया किंगडम बना दिया गया, प्रोटिस्टा। समझ आया? इसीलिए इस किंगडम को हम लोग कहते हैं डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण का कूड़ेदान। मतलब फिट नहीं बैठा एनिमल किंगडम में तो उसको अलग ही कर दिया गया, तो इसको क्या बोला जाता है? डस्टबिन, कूड़ादान बोला जाता है। तो इसमें जो भी जीव आएंगे कैसे आएंगे? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ये परपोषी होते हैं, यानी भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रोटोजोआ में हमने एक नाम लिखाया था एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सा रोग होता है? पेचिस, डिसेंट्री। प्रोटोजोआ डिजीज पढ़ाए थे? नहीं याद है? पे काम सोप। क्या क्या था? पे काम सोप। पे से क्या था? पेचिस। का से क्या था? कालाजार। सो से क्या था? सोने की बीमारी। प से क्या था? पायरिया। ये सब था ना। तो एंट अमीबा झिंगजीबेरी से क्या हो रहा था? पेचिस। कालाजार किससे हो रहा था? लेशमेनिया से। मलेरिया किससे हो रहा था? प्लाज्मोडियम से। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसिन से। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेरी से। तो जितना नाम अभी जीव का बोले वह सब किस किंगडम का एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये परपोसी होता है, परपोसी है ना, सब दूसरे पर निर्भर है। अब पेचिस का जो प्रोटिस्टा है वो कहाँ पर रहेगा? आंत में। इंसान के आंत में रहेगा तो परजीवी नहीं हो गया, पैरासाइट हो ही गया। पायरिया का जो रहेगा वो मसूड़ा में आकर के इन्फेक्शन करेगा तो भी परजीवी में आ जाएगा। सीसी फ्लाई जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्टर्ब करेगी, जिसमें ट्रिप्नोसिन होता है ना, सोने की बीमारी, तो ट्रिप्नोसिन हो गया। तो ये सब कैसा होता है? परजीवी, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला। और परजीवी में पोषी में कैसा? तो परजीवी, पैरासाइट होता है। समझ गए? तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इनमें कुछ जलीय और कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। मतलब अब जैसे अमीबा है, तो अमीबा आपको कैसे पानी में मिलेगा? रुके हुए पानी में। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दो तरह के पानी में मिलते हैं, एक मेरीन और एक फ्रेश वाटर। मेरीन माने समुद्र के पानी में, फ्रेश वाटर मतलब नदी तालाब के पानी में। अमीबा किस में मिलता है? फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में भी कैसे? फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में। समझ में आ रहा है? रुके हुए पानी में मिलता है, तालाब में मिलेगा, कुआं में मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ जलीय भी होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी। अब जैसे प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? स्वतंत्र जीवी है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया।
तो प्लाज्मोडियम कैसा जीव है? स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह कैसा जीव है? जलीय जीव है। क्लियर हो गया? आगे लिखा हुआ इनमें अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह से होता है? एक तरह से, जिसको हम लोग खंडन कहते हैं। और खंडन दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। जैसे अमीबा है, अमीबा को रिप्रोड्यूस करना है तो ये अपने स्यूडोपोडिया से अपने न्यूक्लियस को दबा करके दो भागों में तोड़ देता है। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन, द्विखंडन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रजनन की किस विधि में मातृ कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? तो द्विखंडन में, बाइनरी फिजन में। यानी मदर सेल खत्म, मदर सेल दो डॉटर सेल में बदल गया, तो मातृ कोशिका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? द्विखंडन। अमीबा जब अनुकूल वातावरण में रहता है, अनुकूल फेवरेबल कंडीशन में रहता है, तब वह बाइनरी फिजन करता है, द्विखंडन कहता है। और जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा तब वो क्या करेगा? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या करता है? इसका जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर एक यह कठोर आवरण तैयार करता है, जिसको कहा जाता है सिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। और इसी सिस्ट के भीतर में कई जगहों पर न्यूक्लियस कोशिका के भीतर ही टूट जाते हैं। इसी सिस्ट के कारण ये न्यूक्लियस कई भागों में इसके अंदर टूट जाता है, और फिर ये सेल खत्म होगा और अमीबा बाहर निकल जाएगा। तो ढेर सारा अमीबा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। तो द्विखंडन द्वारा और बहुखंडन द्वारा इनमें क्या होता है? प्रजनन होता है। इनका प्रचलन अंग, प्रचलन अंग मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन, जिससे ये लोकोमोशन करते हैं, वह क्या कहलाता है? कूटपाद या फिर सिलिया। तो इन जीवों में जो प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, इनमें प्रचलन करने के लिए कूटपाद मिलता है और सिलिया मिलता है, फ्लैजिला नहीं मिलता है। फ्लैजिला सिर्फ किस में मिलेगा? अमीबा में, सॉरी अमीबा कह रहे हैं, मोनेरा में मिलेगा, बैक्टीरिया में। और इनमें क्या मिलेगा? कूटपाद और सिलिया। सिलिया किस में होता है? पैरामीशियम में। किस में होता है? पैरामीशियम में। और अमीबा में कूटपाद होता है, स्यूडोपोडिया होता है। प्रोटिस्टा जगत में किसको शामिल कर दिया गया है? प्रोटोजोआ को शामिल कर दिया गया है। प्रोटिस्टा जगत के 5 जगत वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है। यह किंगडम किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने यह किंगडम दिया था। समझ में आया? एग्जाम्पल इसका कुछ लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखिएगा अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसिन इत्यादि। हवा में भी रहेगा, हाँ, जमीन पर भी रहेगा, मच्छर में भी रहेगा। सहजीवी, 3 पार्ट है। दूसरों के साथ एक दूसरे को हेल्प करेगा, म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं। परजीवी नहीं, परपोषी के अंतर्गत आएगा। हम्म। तुम क्लास छोड़े हो क्या? पहले तो पढ़ाए ही हैं ये चीज। पोषण चैप्टर शुरू में पढ़ाए थे ना, उसमें डिटेल में पढ़ाए हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर में। कॉपी मोटा होते जा रहा है, दिमाग में नहीं आएगा तो कैसे होगा? चलिए, इतना हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। प्रोटिस्टा याद हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रोटिस्टा के बाद किंगडम फंजाई, कवक जगत। कवक जगत, किंगडम फंजाई लिखिएगा। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं,
इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ये परपोषी मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं। इनका संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन या ऑयल है। इनमें अलैंगिक जनन स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है। कवक और शैवाल के बीच लाइकेन सहजीवी है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मशरूम, पेनिसिलियम, ईस्ट इत्यादि। लिख लिए एल्गी। देखो इसको समझ लो। कवक कैसे होते हैं? सेल के आधार पर बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब ज्यादा इसमें सेल होगा। यूकैरियोटिक का मतलब इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। इनमें सेलवाल पाया जाएगा। सेलवाल किसका बना होगा? काइटिन का। सेलवाल इनका किस चीज का बना है? काइटिन का इनका सेलवाल बना है। कैसे होते हैं ये? परपोषी। परपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल अनुपस्थित है इसलिए परपोषी हैं। तो परपोषी में ये कभी सहजीवी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ मृतजीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं। अब जैसे किसी को रिंगवर्म लग गया स्किन पर, खाद खुजली वाला रिंगवर्म ऐसे लग जाता है ना, तो रिंगवर्म लग गया तो ये किसका एग्जाम्पल है? परजीवी का, है ना। मृतजीवी का एग्जाम्पल कौन है? मशरूम, गोबर छत्ता, ये सब किसका एग्जाम्पल है? मृतजीवी है। मरा हुआ नहीं, मरे हुए चीजों से भोजन, हाँ। सड़ा गला चीज, मृत चीजों से भोजन प्राप्त करता है। तो ये इनमें पोषण दोनों होगा, मृतजीवी भी होगा और परजीवी भी होगा। मतलब ये परपोषी के उदाहरण होते हैं, ये कोई स्वपोषी नहीं होता। इनका संचित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन। मशरूम जो खाते हो आप, वो वेज है कि नॉन वेज है? दोनों में उसमें गुण है। दोनों का गुण है, पौधा का भी गुण है और मांस का भी गुण है। है नहीं तो मसल्स होगा तभी मांस कहलाएगा।
तब पौधा का जो मान लो इपीडर्म है, मेसोडर्म, उसको भी मांस मान सकते हैं। प्लांट में भी तो सेल है, आप सेल को अगर मांस मान रहे हैं तो प्लांट में भी सेल है। हाँ। हाँ। थर्सडे को किसी दिन खा सकते हैं। दोनों का गुण क्यों है समझो, देखो सेलवाल जो होता है ना, ये सेलवाल केवल किस में होता है, प्लांट में होता है। सेलवाल किन किन में होता है, प्लांट्स में, और बैक्टीरिया में, और कवक में। ठीक है। इसीलिए इन तीनों को हम लोग शाकाहारी सिर्फ मानते हैं, शाकाहारी मानते हैं। ठीक है। अगर रिजर्व्ड फूड मटेरियल के बेसिस पर देखोगे, संचित भोज्य पदार्थ, तो जो शाकाहारी जीव हैं मतलब पौधे वगैरह हैं, उनमें संचित भोज्य पदार्थ क्या होना चाहिए, स्टार्च। और इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है। हम लोग का भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन। कोई भी जानवर का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन। तो संचित भोज्य पदार्थ के आधार पर देखोगे तो वो मांस हो गया, और सेलवाल से उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो प्लांट हो गया। ठीक है। इसको अलग किया गया है प्लांटे किंगडम से। शुरू में इसको कैरोलस लिनियस कहाँ रखे थे, प्लांट किंगडम में। लेकिन ये मुख्य रूप से दो अंतर है, एक तो सेलवाल वाला हो गया, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसी आधार पर इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया पौधों से। तो इनमें संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, ग्लाइकोजन। इसमें आता है ना, एक हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध को दिया था खाने में। भगवान बुद्ध शरीर क्यों छोड़े थे, भग- हाँ? खीर में मिलाएगा। वो तो खीर खाए थे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सुजाता नाम था ना। हाँ, सबसे पहले भगवान बुद्ध अलग अलग धर्म गुरुओं से प्रेरित हो जा रहे थे। तो शुरू में कोई उनको बताया कि बिना खाए पिए साधना करोगे, ध्यान करोगे तो संबोधि मिल जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बिना खाए पिए करने लगे, शरीर और सूख रहा था, कोई ज्ञान वान मिल नहीं रहा था। चलते चलते न तालाब में पानी भरने गए तो वहीं पर बेहोश हो गए। तो वहीं पर एक लड़की थी, सुजाता नाम था। वो भगवान को चढ़ाने के लिए खीर लेके आई थी टिफिन में बना करके कि भगवान पर चढ़ाएंगे। इन्हीं को पहले खीर खिलाई, पानी वानी पिलाई, तब इनको होश आया। तो वही सुजाता ही पहला मैसेज उनको दी थी भगवान बुद्ध को कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे। जितनी अलग अलग योनियां हैं ना, सभी को भोग योनि बोला गया है। और कर्म योनि सिर्फ किसके पास है, मनुष्य के पास है। मतलब भगवान को प्राप्त करने की क्षमता कुत्ते के पास नहीं है, बिल्ली के पास नहीं है, विचार नहीं कर सकता। केवल कौन कर सकता है, मनुष्य। कर्म करने का स्वतंत्रता जो है सिर्फ मनुष्य के पास है, बाकी सब भोग योनियों में रखा गया है। वो केवल अपने जीवन में क्या है, तो वही बोली कि आप शरीर ही आपका नहीं रहेगा, खाओगे पियोगे नहीं, मर जाओगे, तो कहाँ से भगवान मिलेंगे। भगवान बुद्ध उसके बाद आहार भी लेने लगे, लेकिन कठोर तपश्चर्या करने लगे। उसके बाद उनको संबोधि की प्राप्ति हुई। तो उनका शरीर छोड़ने का इतिहास में आता है जिक्र कि एक व्यक्ति था, सबसे लास्ट में भगवान बुद्ध को वो भोजन दिया था। उस भोजन के बाद वो खाना वाना लगभग 15 दिन तक कुछ नहीं खाए थे। मशरूम टाइप का ही कुछ था, उनको खिला दिया था। तो मशरूम का 98% जो वेराइटी होता है वो जहरीला होता है। 98% लगभग मशरूम का जो प्रजाति है ना वो जहरीला है, खाने वाला 2% होता है। अब गोबर छत्ता गांव में उगा हुआ है, काट के खा लो, मर जाओगे। ठीक है। नहीं, गोबर छत्ता का सब्जी बनता है, उसमें बहुत अधिक जहरीला होता है। वो अगर कोई खा लेगा, वो पत्ता वो अलग है, वो थोड़ी होता है, पत्ता तो वो अलग चीज होता है। गोबर छत्ता का सब्जी कब से बनने लगा, हाँ? वो बहुत जहरीला होता है जी, वो खाने के बाद बचना मुश्किल है। तो वो सब हो गया, तो उसी तरीके का खिला दिया था उनको बना के। उसके यहाँ कुछ था नहीं, भगवान बुद्ध गए तो उनको बना करके वैसा ही कुछ खिला दिया। अब ऐसा खा लिए तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। उसके चलते उन्होंने शरीर छोड़ा था। देखो, तो ये जिक्र आता है, इतिहास 80 साल के लगभग उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था भगवान बुद्ध ने। एक और इतिहास में जिक्र आता है कि सुअर का मांस खिला दिया था। सुकर माधव करके कुछ उसका इतिहास में लिखा हुआ है, सुकर करके उसका मांस खिलाया। अब खिला दिया, वो पता नहीं चला, खा लिया, जहरीला टाइप का। इस कारण से भी उन्होंने शरीर छोड़ा। अब इतिहास में दोनों चीज आता है, मशरूम का भी आता है, कवक भी आता है, और सुकर का ही आता है। समझ गए। तो फंजाई क्या होता है, बहुत अधिक जहरीला होता है। 98%, 2% ही क्या होता है, खाने वाला होता है। जिसका खेती किया जाता है वो हो जाता है खाने वाला, और जिसका खेती नहीं किया जाता वो जहरीला होता है। समझ गया ना। ठीक है।
तो इसमें संचित भोज्य पदार्थ क्या मिलेगा आपको? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल भी कह सकते हैं। जनन कैसा होगा? अलैंगिक जनन। किस विधि से? स्पोर निर्माण विधि, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होगा। जैसे मान लो कोई कवक है, ठीक है, इस तरीके का मान लो कोई कवक है, ठीक है, मशरूम है। इसको जब रिप्रोड्यूस करना है तो इसके सेल के चारों ओर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे, और इन स्पोर के बनने के कारण ये फंजाई बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और फटने के बाद ये स्पोर जहां जहां गिरेगा, अगर इसे अनुकूल वातावरण मिल गया, सब कार्बनिक पदार्थ मिल गया ग्रो करने के लिए, तो यहाँ से नया फंजाई ग्रो कर जाएगा। ठीक है। तो एक फंजाई के फटने के बाद कई सारे स्पोर गिरते हैं, उन स्पोर से नया फंजाई का जन्म होता है, तो इस विधि को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन विधि। ठीक है। आगे है कवक और शैवाल, यानी फंजाई और एल्गी, इन दोनों के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन है? लाइकेन। तो लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर, वायु प्रदूषण का सूचक किसे बोलते हैं? ये पढ़ाए थे ना जी। इसको बोला जाता है वायु प्रदूषण का सूचक। ये कई बार क्वेश्चन आया है। वायु प्रदूषण का सूचक यह कवक और शैवाल के बीच सहजीवी होता है। ठीक है। और वायु में किसकी मात्रा बढ़ने से यह समाप्त होता है? सल्फर डाई ऑक्साइड बढ़ेगा तो ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल मशरूम, पेनिसिलियम। पहला है प्रतिजैविक, एक पॉइंट लिखिएगा। हाँ? क्या? हाँ, सब कवक है। हाँ, जो जो एग्जाम्पल लिखे हैं सब कवक ही है। लिखिएगा इसी में, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन। हाँ, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक, कॉमा देखे, पेनिसिलियम नामक, पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त हुआ था। पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त हुआ था, जिसकी खोज, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन। किससे मिला था? कवक से। कवक का नाम था पेनिसिलियम, और किन्होंने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। समझ गए? अगला हेडिंग बनाइएगा, पादप जगत, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, पादप जगत। पादप जगत के बारे में कौन दिया था इन्होंने? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। देखिएगा, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट, ये स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी सेल वाल, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। इनमें अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन,
तथा लैंगिक जनन परागण द्वारा होता है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम देने वाले व्यक्ति कौन थे? कैरोलस लिनियस। पौधे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। सबसे छोटा पौधा का नाम एसिटा बुलेरिया, सबसे बड़ा पौधा का नाम सिकोवा या यूकेलिप्टस। लिखा दिए हैं, पहले लिखाए थे ना जी। हाँ ठीक है, तो पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें सेलवाल होता है और इनका सेलवाल किसका बना रहता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का बना सेलवाल है। पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाने वाला। और किससे बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मतलब इनमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन पहले लिखा चुके हैं, क्या होता है बताओ जल्दी। 6 CO2 12 H2O। सब बोलोगे कैसे पता चलेगा? 6 CO2 12 सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, ये हो गया क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन पूछता है किस प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किसमें होगा? प्रकाश संश्लेषण में होगा। ठीक है, कुछ पौधे कीट भक्षी होते हैं। इंसेक्टिवोरस होता है कीट भक्षी। कीट भक्षी काहे लिए होता है? ग्लूकोज पाने के लिए कि नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के लिए। कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। कहाँ मिलते हैं? मेघालय में। उसका एग्जाम्पल सब याद है, भीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इनमें अलैंगिक जनन भी हो सकता है, लैंगिक जनन भी हो सकता है। अलैंगिक जनन किस विधि से? कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है कायिक प्रवर्धन को। इसमें क्या होगा? प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस कर जाएगा। जैसे गुलाब में तना काट प्रवर्धन, जिसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग मेथड, या स्टेम कटिंग बोला जाता है, तो वो सब कायिक प्रवर्धन है। आलू का ट्यूमर काट के लगाते हैं तो कायिक प्रवर्धन है। और लैंगिक जनन करेगा तो परागण। परागण मतलब पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जाएगा तो वो लैंगिक जनन हो गया। उस विधि को क्या कहेंगे? परागण। ठीक है, तो पौधों में दोनों में से कोई एक, अब ऐसा नहीं कि एक पौधा में दोनों होगा, कुछ पौधे में लैंगिक कुछ में अलैंगिक। इसका अगर क्लासिफिकेशन हम लोग करें पादप जगत का, पहला क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। हम्म, अंग्रेजी सेम है। हाँ।
क्वेश्चन भी बनाना है आज। कल 30 बनवाए थे। 35। 15 उसका, आज फिर 40 क्वेश्चन अगला चैप्टर का। उसके बाद क्या उत्सर्जन तंत्र है। पढ़ के नहीं आए हैं आप लोग। उसका आप लोग जैसे जैसे हम चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाए हैं ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब जैसे कल के बाद जो होगा, मतलब परसों जो मतलब कल जो होगा, वो तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय का हो जाएगा। इस तरह से होते रहेगा। बोल दिए टेस्ट रोज होगा। सब, हाँ सबको कर लो एक ही दिन, वो और अच्छा है, रोज रोज पढ़ने के झमेला से बच जाओगे। और रोज रोज पढ़ना है तो जैसे जैसे टेस्ट होगा पढ़ते रहिए। हो गया।
क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स किस प्लांट को कहा जाता है? जो प्लांट सीडलेस है, ठीक है, जिसमें बीज नहीं है और जो फ्लावरलेस है। सीडलेस और फ्लावरलेस उस पौधे को कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में बीज भी नहीं है और फूल भी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा है फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स में दो तरह का है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी उसको कहा जाता है जिसमें बीज है, यानी फेनेरोगेम्स में बीज रहता है, बीज युक्त यानी सीडेड। इसमें जो प्लांट रहेगा वो बीज युक्त रहेगा। फूल केवल एंजियोस्पर्म में है, ठीक है, तो बीज युक्त फूल युक्त लिख सकते हो, ठीक है, सीडेड और फ्लावर वाला। हाँ, हाँ, आवृत बीजी में फूल होता है, इसमें नहीं होता, इसमें बीज हो जाएगा। हाँ, हाँ, कह सकते हैं। बीज युक्त और फूल युक्त फाइलम बोला जाता है फेनेरोगेम्स को, ठीक है। और बीज रहित उसमें हो गया। इन सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी केवल एक चैप्टर का बनवाते हैं, दो चैप्टर का क्वेश्चन मत बनाइए, केवल उत्सर्जन का बना लीजिए, एक जगह हो जाएगा। नहीं गया था? आगे बढ़े। नंबरिंग बाद में करिए, क्वेश्चन बनाते जाइए पहले। डन। क्या? अच्छा, डी ही में बनाओ ना। बन गया। बन गया। हो गया।
हो गया। बना लिए। बन गया। हो गया। बन गया। बना लिया। बन गया। हो गया।
बन गया। हम्म। ठीक है बनाया। ये हो गया। हो गया। ये सब क्वेश्चन तो अंदाजे बन जाएगा। जिस चैप्टर का। हो गया। बन गया। नहीं बना। हम्म। एक्सक्रीटरी वेस्ट, उत्सर्जी पदार्थ। रक्त के अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या जमा रहता है? हो गया। बन गया। बन गया। बन गया।
बन गया। बन गया। हम्म। बना लिया। टोटल 40 है। मिलाइए। 1B, 2C, 3B, 4D, 5C, 6D, 7D, 8D, 9B, 10B, 11D, 12D, 13C, 14C, 15C, 16D, 17B, 18C, 19C, 20D, 21D, 22C, 23B, 24C, 25C, 26A, 27B, 28D, 29D, 30D, 29D, 30B, 31A, 32D, 33C, 34B, 35A, 36A, 37A, 38C, 39B, एक मिनट डी, हाँ डी होगा अमोनिया। 39D, और 40B, 40B। इसमें आप लोग का सब सही होगा। फोर्टी में 40, 10 गलत। इसमें 10 गलत होने वाला क्वेश्चन ही नहीं था कोई भी जी। है 34 ठीक है। फिर भी 35-36 रहना चाहिए आराम से। 32। इसमें पढ़ने का जरूरत है जी। आप लोग PG OG किए हुए हैं उसके बाद फंस जाए। इकोनॉमिक्स से किए हुए तो इकोनॉमिक्स तो और भास्ट सब्जेक्ट है। इतना नहीं है। आपका लास्ट बेंच 25। अच्छा ठीक है, तो अगली क्लास में जो टेस्ट होगा वो चैप्टर बता दी दिए हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय क्वेश्चन चला जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चैप्टर बता दिए। अब मालूम है कि पढ़ के आना है, तो कल पूरा में पूरा। हाँ कितना नंबर? कहाँ है 25 नंबर? आप चौथा बार पढ़ रहे हैं बैच में, तो 4 बार पढ़े तो 4 बार तो रिवीजन हो ही गया ना। अब कई बार रिवीजन करिएगा?
आपका लास्ट बेंच में 15, आपका 12। बहुत कम है जी, रिवीजन करिए, ठीक करिए इसको। हाँ